सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का टारगेट यूपी टेट सीटेट चैनल में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के गणित विषय को और उसमें हमने 7 यूनिट पूरी कंप्लीट कर ली हैं, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट को समझा है और उस पे आधारित प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। पिछली 7 यूनिट अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूं, ऊपर आई बटन में और कमेंट बॉक्स में, वहां से जाकर के आप गणित के प्लेलिस्ट पे क्लिक करके सभी वीडियोस को देख सकते हैं। जितना भी मैंने आज तक कराया है सभी आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे आपके इकाई 8 को, व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। अब इसमें हम लोगों ने व्यंजकों का गुणनफल भी पढ़ लिया है और सर्वसमीकाएं भी इकाई 2 और इकाई 6 में, लेकिन इसमें हम लोग बेसिक से देखने वाले हैं और अच्छे तरीके से देखने वाले हैं। तो सभी लोग इसको और ध्यान से पढ़ें और अंडरस्टैंडिंग जो है आपकी वो और अच्छी हो जाएगी व्यंजकों के बारे में और सर्वसमीकाओं के बारे में। तो दोस्तों देखिए, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हम लोग जानेंगे कि व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। अब व्यंजकों के गुणा में हम लोग देखेंगे कि एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा हम लोग कैसे करते हैं और एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय बीजीय व्यंजक में कैसे करते हैं, और दोनों ही बहुपदीय व्यंजक हों तो उनका गुणा कैसे होता है, और सर्वसमीकाओं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यह हम देखेंगे इस यूनिट में। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि बीजीय व्यंजक होते क्या हैं। तो सबसे पहले बीज गणित में जब हमें कुछ पता नहीं होता, यानी कि कोई संख्या अज्ञात होती है, तो उसके स्थान पे हम लोग अक्षर का प्रयोग करते हैं। अक्षर का मतलब कि x कर लें या y कर लें, जिसे हम लोग चर भी बोलते हैं। तो जिस चीज का भी मान, जिस भी संख्या का मान हमें नहीं पता होता है, उसके स्थान पे हम लोग x y का प्रयोग करते हैं। इन्हें अक्षर या बीज कहते हैं। x y को हम लोग अक्षर या बीज कहते हैं। तो कोई भी बीज या अचर संख्या या इनका समूह गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग चर और अचर को एक साथ लिखें और उसमें कुछ गणितीय संक्रियाएं भी हों, तो पूरा जो पद होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं बीजीय व्यंजक। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5x² + 7xy - 1। यह एक व्यंजक है जिसमें x तथा y चर हैं तथा 5, 7 और -1 अचर हैं। यह 5x² 7xy तथा -1 के योग से बना है। ये व्यंजकों के खंड हैं जिन्हें मूल व्यंजक के पद कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो है 5x² + 7xy - 1, यह एक बीजीय व्यंजक है। बीजीय व्यंजक क्यों है? क्योंकि इसमें चर अचर दोनों आ रहे हैं और देखिए कुछ गणितीय संक्रियाएं हो रही हैं, जैसे यह सभी आपस में जुड़ रहे हैं। अब इनको अगर हम लोग अलग अलग देखें तो इनको हम लोग अलग अलग कहते हैं पद। जैसे 5x² एक पद है और 7xy एक पद है और -1 यह अलग पद है। और इसमें जो x और y हैं इन्हें हम लोग चर कहते हैं और 5, 7 और -1 यह अचर कहलाते हैं। तो दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि बीजीय व्यंजक हम लोग कहते किसे हैं। बीजीय व्यंजक दोस्तों चर अचर का सम्मिलित रूप होता है और उसमें कुछ गणितीय संक्रियाएं भी होती हैं। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा कैसे करते हैं। तो एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक बीजीय व्यंजक जिसमें एक पद है उसका गुणा हम लोग किसी संख्या में कैसे करते हैं। देखिए यहाँ एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाया गया है। यदि 6 किलोग्राम सेब x रुपए प्रति किलो की दर से खरीदना हो तो 6 किलोग्राम सेब का मूल्य 6x रुपए होगा। अर्थात एक पदीय व्यंजक x को 6 से गुना करने के उपरांत ही सेब का मूल्य
ज्ञात किया जा सकता है। इसी प्रकार x सेमी लंबाई तथा 2 सेमी चौड़ाई के आयत का क्षेत्रफल 2 × x सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यह एक पद x तथा 2 को गुणा करने के बाद प्राप्त होता है। अब दोस्तों यहाँ पे समझाने की कोशिश किया गया है, जैसे अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे हमें 6 किलोग्राम सेब लेना है और हमें पता नहीं है कि सेब का दाम कितना है 1 किलो का, तो उससे हम लोग x मान लेते हैं और टोटल दाम अगर हमें निकालना होता है हम लोग 6 का गुणा x में कर देते हैं, यानी कि इसे हम लोग 6x लिखते हैं। तो इसी प्रकार गुणा किया जाता है किसी भी एक पदीय व्यंजक का किसी भी संख्या में। तो वही हमें यहाँ पे देखिए एक उदाहरण में भी दिया हुआ है, यहाँ पे गुणा हो रहा है 2x × 6, तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं। अब देखिए एक पद है 2x, एक पद का बीजीय व्यंजक है जिसका गुणा एक संख्या में हो रहा है 6 में। तो अब जो बीजीय व्यंजक का गुणांक में जो संख्या है और जिस संख्या में गुणा कर रहे हैं, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाता है और हम लोग बीजीय व्यंजक को इसी प्रकार लिख लेते हैं। तो देखिए 2 का गुणा 6 में होगा तो ये हो जाएगा 12 और x, तो इसका मान आ जाएगा 12x। या इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 6 × x, इस प्रकार से भी लिख के हम लोग को प्राप्त हो जाएगा 12x। तो आपको एक पदीय बीजीय व्यंजक और संख्या का गुणा पता चल गया होगा दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं कि समान आधार वाले घातीय व्यंजकों का गुणा करना। अब ऐसे बीजीय व्यंजकों का गुणा करना हम देखेंगे जिनका जो है आधार यानी कि जो उसमें चर है वह समान हो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया गया है 3x का गुणा x में हो रहा है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, यानी कि आधार जो है वह समान है। तो अब 3x का गुणा जब x में होगा तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 3 × अब देखिए यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे घात 1 है। अब घातें जुड़ जाएंगी तो 1 + 1 हो जाएंगी घातें, यानी कि 3x², इसका मान आ जाएगा 1 + 1 2 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा दिया हुआ है 3x × 4x, तो 3x का मल्टीप्लाई 4x में करेंगे तो ये देखिए जो संख्या का आपस में गुणा कर लीजिए और जो चर हैं इनका गुणा आपस में कर लीजिए। तो संख्या का करेंगे 3 का गुणा 4 में तो 12 और x का गुणा x में तो x², तो इसका मान आ जाएगा 12x²। इसी प्रकार देखिए तीसरा दिया हुआ है x² का गुणा हो रहा है x के घाते 4 में, तो घाते आपस में जुड़ जाएंगी तो x के घाते हमें मिल जाएगा 6। इसी प्रकार से दोस्तों आपको समान आधार वाले घातीय व्यंजकों का गुणा कर लेना है। अब देखिए तीसरा है विभिन्न चर वाले एक पदीय व्यंजकों का गुणा। अब अगर चर अलग अलग हों, जैसे कि x हो और y हो, दोनों हो, अभी तक हमने केवल x देखा, अब हमें देखना है कि x y दोनों हो। तो देखिए x गुणे y अगर लिखा हो तो इसे हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं xy। और अगर x गुणे y गुणे z लिखा हो तो इसे हम लोग लिख सकते हैं xyz। और इसी प्रकार a का गुणा b में, b का गुणा c में और c का गुणा d में लिखा हो तो उसे हम लोग लिख सकते हैं abcd। अब देखिए एक पदीय व्यंजक का अगर हम लोग बहुपदीय व्यंजक में गुणा करें तो किस प्रकार होता है यह देख लीजिए। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है 5x का गुणा हो रहा है 3x³ ऋण 2y धन 3z में। तो अब देखिए जब एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा बहुपदीय में होगा तो किस प्रकार होगा, देखिए जो एक पद है उसका गुणा जो दूसरा बहुपदीय व्यंजक है उसके हर एक पद में बारी बारी से होगा। तो यही आपको कर लेना है। देखिए 5x का गुणा पहले 3x³ में होगा, तो 5x का गुणा जब 3x³ में होगा तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 का गुणा 3 में होगा 15
और x का गुणा x क्यूब में होगा यानी x के घाते 4। अब देखिए पहले पद में गुणा हो गया, फिर देखिए यहाँ पे ऋण है -2y है तो हम लोग ऋण लिख लेंगे। यहाँ पे धन 5x है और यहाँ पे ऋण 2y है। धन का गुणा ऋण में होता है तो ऋण आता है, इसलिए ऋण लिख लेंगे। अब देखिए 5x का गुणा होगा 2y में तो ये हो जाएगा 10xy। अब देखिए धन 5x का गुणा धन 3z में होगा तो ये हो जाएगा धन 15xz। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको अगर एक पद का बहुपद में गुणा करने को दे तो आपके पास जो एक पद है उसका गुणा प्रत्येक पद में आपको करना होगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे करके बताया। अब देखिए इसके बाद है अगर दोनों ही बहुपद हों तब हम कैसे गुणा करते हैं यह हम लोग देख लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे दिया हुआ है x धन y का गुणा हो रहा है z प्लस y में। अब देखिए यहाँ पे दोनों ही बहुपद हैं तो किस प्रकार गुणा होगा यह आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ पे गुणा हो रहा है दोस्तों, तो अब देखिए पहला पद है उसका गुणा पहले दोनों में हो जाएगा और उसके बाद जो दूसरा पद है उसका गुणा दोनों पदों में हो जाएगा। तो देखिए किस प्रकार होगा, पहले x का गुणा z में होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे xz, फिर x का गुणा यहाँ पे धन का चिन्ह है तो पहले धन लगा लेंगे, फिर देखिए x का गुणा y में होगा तो ये हो जाएगा xy। फिर देखिए अब धन y है तो यहाँ धन का चिन्ह लगा लीजिए, फिर देखिए y का गुणा z में होगा तो yz, फिर धन y का गुणा y में तो y स्क्वायर। तो इस प्रकार आपको बहुपद का गुणा करना होता है। जब दोनों ही बहुपद हों, दोनों ही बीजीय व्यंजकों में बहुत सारे पद हैं तो आप पहले बीजीय व्यंजक के पहले पद से दूसरे बीजीय व्यंजक के सभी पदों में गुणा कर दीजिए। फिर इसी प्रकार आपको पहले व्यंजक के दूसरे पद से, तीसरा पद हो तो तीसरे से भी सभी पदों में गुणा करना होता है दूसरे व्यंजक के। तो आपको इसी प्रकार गुणा करना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने देख लिया जितने भी प्रकार के हमें गुणा देखना था, बीजीय व्यंजकों में जितने भी प्रकार का गुणा होता है सभी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं सर्वसमीका को। अब देखिए यहाँ पे सर्वसमीका को समझने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल दिया हुआ है तो इसे ध्यान से देखिए। अमित के पास कुछ रुपए हैं, सुमित के पास अमित से 1 रुपए अधिक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अमित के पास कुछ रुपए हैं और सुमित के पास जो है वह अमित से 1 रुपए अधिक है। दोनों के रुपयों की संख्या का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल अमित के रुपयों की संख्या का वर्ग और उसके रुपयों के संख्या के योग के बराबर है। हमें बता दिया कि अमित के पास कुछ रुपए हैं और सुमित के पास जो है वह अमित से 1 रुपए अधिक है, और अगर दोनों के रुपयों की संख्या का हम गुणा करें तो वह जो है वह बराबर है, किसके बराबर है, अमित के रुपयों के संख्या के वर्ग और उसके रुपयों के संख्या के योग के। तो हम लोग इसमें सभी चीजें लिख लेते हैं। सबसे पहले देखिए हमें दिया हुआ है अमित के पास कुछ रुपए हैं, तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि अमित के पास x रुपए हैं। तो अब जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है उसके अनुसार हम लोग लिख सकते हैं सुमित के पास x धन 1 रुपए होंगे, क्योंकि कहा गया है कि सुमित के पास अमित से 1 रुपए अधिक है तो अमित के पास x रुपए है तो धन 1 हम लोग कर देंगे तो सुमित के पास कितने रुपए हैं यह हमें पता लग जाएगा। तो अब हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं अमित और सुमित के रुपयों की संख्या का गुणनफल। तो देखिए अमित के पास x रुपए हैं और सुमित के पास x धन 1 रुपए हैं, तो दोनों का गुणा कर लेंगे। इस प्रकार लिख लेंगे x गुणे x धन 1। कहा है कि अमित के रुपयों की संख्या का वर्ग, तो अमित के रुपयों की संख्या का वर्ग कितना होगा, अमित का रुपया x और उसका वर्ग करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अमित के रुपयों की संख्या का वर्ग धन उसके रुपयों की संख्या। इसे कैसे लिखेंगे, तो अमित के रुपयों की संख्या का वर्ग यानी कि x स्क्वायर और उसके रुपयों की संख्या धन x। अब यहाँ पे बोल रहा है कि यह दोनों जो हैं, जो ये है यह बराबर है
इसके। यह दोनों आपस में बराबर हैं, यही क्वेश्चन में कह रहा है। दोनों के रुपयों की संख्या का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल जो है वह बराबर है अमित के रुपयों की संख्या का वर्ग और उसके रुपयों की संख्या के योग के बराबर है। यह दोनों चीजें जो हमें प्राप्त हुई हैं दोस्तों, यह आपस में बराबर है, यही प्रश्न में कहा है, जिसे हम लोग बराबर दिखा देते हैं। तो ये हो गया x इंटू एक्स धन 1 बराबर एक्स स्क्वायर धन x। अब दोस्तों यहाँ पे एक खास बात क्या है, यह आप देखिए कि अमित के रुपयों की संख्या चाहे जितनी भी हो, लेकिन प्रत्येक दशा में दिया गया जो संबंध है, यह जो संबंध दिया गया है वह सदैव ही संतुष्ट होगा। मतलब कि इधर का जो मान आएगा वह हमेशा इधर के मान के बराबर होगा। तो इस प्रकार की किसी समानता सूचक गणितीय कथन में चर के विभिन्न मान प्रतिस्थापित करने पर दोनों पक्ष समान हो तो वह सर्वसमीका कहलाती है। अब दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि x का मान आप चाहे x बराबर 1 रख दें, 2 रख दें, 3 रख दें, कुछ भी रख दें आप, तो दोनों पक्ष का जो इधर का मान आ रहा है वही इधर का मान हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऐसा अगर किसी संबंध में होता है तो उस संबंध को हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सर्वसमीका। अब यहाँ पे आप मान रख के भी देख सकते हैं। अगर आप x बराबर 1 लिखते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए बाएं पक्ष का मान कितना हो जाएगा, 1 का गुणा होगा 1 धन 1 यानी कि 2 में, तो ये 2 और इधर 1 का स्क्वायर 1 धन 1, इधर भी 2 आएगा। अब x का मान इसी प्रकार आप 2 रख लीजिए, x बराबर 2 रख लीजिए, तो बाएं पक्ष का मान देखिए कितना आएगा, 2 का गुणा होगा 2 धन 1 में यानी कि 2 का गुणा 3 में होगा, तो ये हो जाएगा 6 और इधर 2 का स्क्वायर यानी कि 4 धन 2, तो ये भी हो जाएगा 6। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि x का मान आप कुछ भी रखते हैं तो दोनों पक्षों का मान बराबर आ रहा है। इस प्रकार के संबंध को हम लोग सर्वसमीका कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है, इस प्रकार किसी समानता सूचक गणितीय कथन में चर के विभिन्न मान प्रतिस्थापित करने पर दोनों पक्ष समान हो तो वह सर्वसमीका कहलाती है। यहाँ पे भी देखिए एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए बायां पक्ष है x इंटू 3x प्लस 2 और दायां पक्ष है 3x स्क्वायर प्लस 2x। तो अब x बराबर अगर 1 रख रहे हैं तो दोनों पक्षों का मान 5 आ रहा है जो कि बराबर है, और 2 रख रहे हैं x का मान तो दोनों पक्षों का मान 16 आ रहा है, और 3 रख रहे हैं तो दोनों पक्षों का मान 33 आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं x इंटू 3x प्लस 2 बराबर 3x स्क्वायर प्लस 2x, यह भी एक सर्वसमीका है। अब दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो हमने सूत्र पढ़े हैं पहले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यह हमारे पास कुछ मानक सर्वसमीकाएं होती हैं। अब देखिए मानक सर्वसमीकाएं क्या होती हैं, जैसे हमने पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यह सूत्र दोस्तों आप सभी ने पढ़ा होगा। इस सूत्र को हम लोग कैसे निकालते हैं, हम लोग निकाल के भी देख लेते हैं, और इस सूत्र के बारे में हम लोग विशेषता भी देख लेते हैं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है तो इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। अब दोस्तों आपने बीजीय व्यंजकों का गुणा पढ़ा है अभी, तो आप इसका गुणा कर सकते हैं। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो पहले पद का गुणा दूसरे दोनों पदों में होगा और इसके दूसरे पद का गुणा यहाँ पे दोनों पदों में होगा। तो इसे निकाल लीजिए, a का गुणा a में a स्क्वायर, फिर a का गुणा b में ab, फिर देखिए धन है तो यहाँ धन हो जाएगा। अब b का गुणा a में तो इसे हम लोग ab लिख सकते हैं और धन b स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, यह मान आ जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों a और b का आप कुछ भी मान रख देंगे तो आपको बायां पक्ष और दायां पक्ष आपस में बराबर मिलेंगे। अगर a और b का मान, a का मान 2 हो और b का मान 4 हो तो आप देखेंगे कि दोनों बायां पक्ष जो है उसका मान 36 आ रहा है और दाएं पक्ष का भी मान 36 आ रहा है। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि
a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यह एक सर्वसमीका है और इन्हें हम लोग मानक सर्वसमीकाएं भी कहते हैं। अब अगला इसी तरह है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, जहां पे a धन b का होल स्क्वायर था, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अब इसी प्रकार इसमें भी आप देखेंगे गुणा करके और ए बी का कुछ भी मान रख के देखेंगे तो बायां पक्ष और दायां पक्ष आपको बराबर मिलेगा, तो यह भी एक मानक सर्वसमीका है दोस्तों। जितने भी फॉर्मूले आपको दिखेंगे दोस्तों बीजगणित में, वह सभी क्या होंगे, मानक सर्वसमीकाएं होंगी। उनमें आप कोई भी मान रख देंगे तो दोनों पक्ष आपको बराबर देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पे एक और है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, यह भी फॉर्मूला आपने दोस्तों पढ़ा हुआ होगा, तो इसे भी आप देखेंगे तो यह भी एक सर्वसमीका है। इसी प्रकार यहाँ चौथा भी दिया हुआ है, इसे भी आप देख सकते हैं। अब इसके बाद दोस्तों अभ्यास दिया हुआ है करने को, तो हम लोग अभ्यास अगली क्लास में करेंगे और यह क्लास आपको कैसी लगी यह मुझे कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक करिए और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन पे क्लिक जरूर करिए, जिससे ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियोस आपसे आगे मिस ना होने पाए। और अगली वीडियो में हम लोग ये जो अभ्यास दिया हुआ है इसको हम लोग पूरा सॉल्व करने वाले हैं। और दोस्तों इसी प्रकार हमने आपको सभी विषय पढ़ा दिए हैं, सभी विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप सभी विषयों को इसी प्रकार आसानी से पढ़ सकते हैं। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सभी विषयों का जो लिंक है दोस्तों वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी मैं कमेंट कर दूंगा और ऊपर आई बटन में भी आपको लिंक दे दूंगा, तो जहां से आपको सुविधा पड़ती है वहां से आप जाकर के पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, सभी विषयों के वीडियोस को देख सकते हैं। और दोस्तों आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे हमारा चैनल है, टेलीग्राम ऐप पे आप सर्च करेंगे टारगेट यूपी टेट सीटेट तो आपको वहां पे हमारा चैनल मिल जाएगा। वहां भी आपको सारी अपडेट्स मिलती रहती हैं, वहां पर भी आप जाके ज्वाइन करिए और उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, टेलीग्राम चैनल का भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।